हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित कुल 66 प्रश्नों को देख लिया था और आज के क्लास में हम लोग सेट 2 जो हमारा है इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा जो 67 नंबर का क्वेश्चन है आज का, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा चेरो वंशीय राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था? जो चेरो वंशीय राजा थे, चेरो शासक थे, वह कौन से चेरो शासक थे जो बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन थे? तो वह साहेब राय थे दोस्तों, जो बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर के समकालीन थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से साहब राय का उत्तराधिकारी था। अब साहब राय जो चेरो शासक थे दोस्तों, उनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो उनके उत्तराधिकारी थे रंजीत राय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंजीत राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सुबेदार पलामू आया था? रंजीत राय जो चेरो शासक थे, उनके शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सुबेदार पलामू आए थे? तो सरबुलंद खां जो थे बिहार के सुबेदार, वह पलामू आए थे रंजीत राय के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रंजीत राय ने मुगल सुबेदार रंजीत राय ने मुगल सुबेदार जो सरबुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था दोस्तों? तो टोरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था सरबुलंद खां ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? अब ये जो टोरी क्षेत्र था, ये कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा दोस्तों? तो रंजीत राय के कब्जे में 1722 ईस्वी तक रहा। इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1722 ईस्वी तक रंजीत राय के कब्जे में टोरी परगना रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? जो चेरो शासक रंजीत राय थे, उनकी हत्या करके किन्होंने पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो आपके जय किशन राय जी थे, जय किशन राय ने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जय किशन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जय किशन राय से कर वसूली किया? अब बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के जो चेरो राजा हुए जय किशन राय, उनसे कर वसूली किया गया दोस्तों? तो वह थे हमारे फर्रुखदौला के द्वारा जय किशन राय से कर वसूली का काम किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने चेरो राजा जय किशन राय से कितना रुपये सालाना कर वसूला? कर तो वसूला फर्रुखदौला ने, जो चेरो शासक थे जय किशन राय से। अब कितना पैसा उनसे कर के रूप में वसूला गया दोस्तों? तो उनसे कर के रूप में 5000 रुपये वसूला गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1733 में बिहार के सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खां ने 1733 में अलीवर्दी खां बिहार के सूबेदार बने और सूबेदार बनने के बाद चेरो राजा से कितने रुपए सालाना मालगुजारी निर्धारित की? अब 1333 में अलीवर्दी खां ने बिहार सूबेदार बनने के बाद कितने रुपए चेरो राजा से सालाना मालगुजारी निर्धारित की दोस्तों? तो वह 5000 की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जय किशन राय पर 5000 रुपये वार्षिक मालगुजारी निर्धारित किया? तो अब 1740 ईस्वी में दोस्तों किनके द्वारा जो है
चेरो राजा जयकिशन राय पर 5,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी निर्धारित किया था? तो वह थे जैनुद्दीन खां। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जैनुद्दीन खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। अब चेरो राजाओं पर जो मुगलों की ओर से अंतिम लास्ट जो आक्रमण किया गया वह कौन व्यक्ति था दोस्तों? तो वह था हमारा हिदायत खां। हिदायत खां के द्वारा अंतिम आक्रमण चेरो शासकों पर किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां था। ठीक है, अब चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से जो अंतिम आक्रमण करने वाले हिदायत खां थे वह कौन थे? तो वह जो थे दोस्तों वह थे आपके जैनुद्दीन खां के सैन्य अधिकारी थे। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैनुद्दीन खां के सैन्य अधिकारी थे हिदायत खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? अब सिंह वंश का ग्रंथ है कौन है दोस्तों? इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? तो सिंह वंश का जो ग्रंथ माना जाता है दोस्तों वह है वंश प्रभा लेखन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वंश प्रभा लेखन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी में प्रारंभ की गई थी? जो सिंह वंश की दो शाखाएं थी दोस्तों, मैंने पढ़ाया भी था उसमें। सिंह वंश की दो शाखाएं थी, उसमें से किस सदी में पहली शाखा की स्थापना प्रारंभ हुई थी? तो पहली शाखा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह हुई थी 8वीं सदी में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8वीं सदी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? अब सिंह वंश के जो पहले संस्थापक थे वह कौन थे दोस्तों जिनके द्वारा सिंह वंश की स्थापना की गई थी? तो वह थे काशीनाथ सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? तो पहली सिंह वंश की जो पहली शाखा थी दोस्तों उसमें कुल जो शासक हुए वह हुए आपके 13 राजाओं ने शासन किया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दो शाखाएं थे सिंह वंश में, तो जो पहली शाखाएं थी उसमें कुल 13 राजाओं ने शासन किया और सिंह वंश पहली शाखा के जो संस्थापक थे सिंह वंश के वह काशीनाथ सिंह थे और इसका स्थापना जो है वो 8वीं सदी में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? अब जारी कब तक रहा दोस्तों? ठीक है, प्रारंभ तो 8वीं सदी में हुई, अब यह जारी कब तक रहा? तो जारी यह जो रहा दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सिंह वंश की पहली शाखा शासन कब तक जारी रहा? तो यह जो जारी रहा दोस्तों यह 13वीं सदी तक रहा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ पूछा जाए तो 8वीं सदी और शासन कब तक जारी रहा तो यह 13वीं सदी तक। ठीक है, चलिए 13वीं सदी के प्रारंभ तक, मतलब 13वीं सदी प्रारंभ होने तक। ठीक है, प्रारंभ हो गया था 13वीं सदी उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब हुई? अब जो सिंह वंश की दूसरी शाखा हुई दोस्तों वह दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई? तो दूसरी शाखा की जो स्थापना की गई दोस्तों वह 1205 ईस्वी में की गई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1205 ईस्वी सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब ये जो सिंह वंश की दूसरी शाखा हुई दोस्तों उसकी स्थापना किनके द्वारा की गई? तो दर्प नारायण सिंह के द्वारा दूसरी शाखा की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? अब सिंह वंश के जो संस्थापक थे और पहले शासक हुए वो दर्प नारायण सिंह हुए। अब इस शाखा के दूसरे शाखा के जो दूसरे शासक हुए वो कौन थे दोस्तों? तो वो थे हमारे युधिष्ठिर। ठीक है, कौन थे? तो वो थे युधिष्ठिर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया था?
अब जो दूसरे शासक थे, दूसरी शाखा के दूसरे शासक युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर का शासन अपने हाथों में कब लिया था दोस्तों? तो उन्होंने अपने हाथों में शासन जो लिया था वह 1262 ईस्वी में लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1262 ईस्वी। नेक्स्ट है युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश शासक कौन बना? अब युधिष्ठिर के बाद जो सिंह वंश के शासक बने दोस्तों वह कौन थे? तो युधिष्ठिर के बाद जो सिंह वंश दूसरी शाखा के सिंह वंश के शासक बने वह थे काशीराम सिंह। ठीक है, युधिष्ठिर सिंह के बाद कौन बने? तो काशीराम सिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काशीराम सिंह किसके समकालीन थे? अब ये जो काशीराम थे दोस्तों ये किसके समकालीन थे? तो काशीराम जो थे वो थे आपके बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? अब काशीराम जो थे दोस्तों सिंह वंश के दूसरी शाखा के सिंह वंश के शासक जो हुए काशीराम सिंह, उन्होंने अपनी राजधानी क्या की? उन्होंने अपनी राजधानी पोरहाट में बनाई। ठीक है, पोरहाट में स्थापित की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोरहाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर निम्न में से कौन आसीन हुए? अब काशीराम के बाद जो है दोस्तों सिंह वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुए या कौन शासक बने? तो वह है दोस्तों अच्युत सिंह। वह कौन थे? अच्युत सिंह थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्युत सिंह। दूसरे जो सिंह वंश की दूसरी शाखा थी उसके काशीराम सिंह के बाद जो सिंह वंश की गद्दी पर आश्रित हुए या सिंह वंश के शासक हुए वह हुए अच्युत सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिंह वंश की कुल देवी थी। अब ये जो कुल देवी थी दोस्तों वह कौन थी? तो पोरी देवी कुल देवी थी सिंह वंश की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोरी देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पूरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? अब ये जो कुल देवी के रूप में पूरी देवी को माना जाता है तो उनका प्राण प्रतिष्ठा किस सिंह वंश के किस शासक के द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वह जो किया गया था वह अच्युत सिंह के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्युत सिंह के द्वारा पूरी देवी को कुल देवी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ उन्हें छोड़ दिया गया था? अब सिंह वंश के किस राजा को बनारस से तीर्थ यात्रा करके वह लौट रहे थे तब मुसलमान द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया था और बाद में उन्हें 32 अनुयायियों के द्वारा उनको क्या किया गया? छोड़ दिया गया। तो वह थे दोस्तों अर्जुन सिंह प्रथम। ठीक है, वह कौन थे सिंह वंश के राजा? अर्जुन सिंह प्रथम, याद रखेंगे, अर्जुन सिंह प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर ले गया? अब जो अर्जुन सिंह को पकड़ के ले गया दोस्तों तो उन्हें कहाँ ले जाया गया? तो उन्हें जो ले जाया गया वो कटक उड़ीसा में ले जाया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश के शासक कौन बना? अब अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जो सिंह वंश के शासक बने दोस्तों वह थे जगन्नाथ सिंह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ सिंह द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था, कब था, कौन से सदी में था? जो जगन्नाथ सिंह सिंह वंश के द्वितीय शाखा के जो शासक बने वह कौन सी सदी में थे दोस्तों? तो वह थे आपके 13वें सदी में। ठीक है, तेरवा सदी ने कितने नंबर के वह शासक थे? सिंह वंश की जो दूसरी शाखा हुई उस शाखा के कितने नंबर के शासक हुए थे? 13वां शासक बने थे जगन्नाथ सिंह द्वितीय, सिंह वंश की दूसरी शाखा के 13वें शासक के रूप में बने थे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सिंह वंश के किस शासक के
उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो सिंह वंश के किस शासक से उत्पीड़ित होकर, तंग होकर भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था दोस्तों? तो वह सिंह वंश के शासक थे जगन्नाथ सिंह द्वितीय। ठीक है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति के लोगों ने क्या किया था? विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है? अब सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को, ठीक है, विक्रम सिंह को 12 गांव का एक जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है? ठीक है, तो वह थे दोस्तों अर्जुन सिंह द्वितीय। अर्जुन सिंह द्वितीय ने विक्रम सिंह को 12 गांव का जागीर दिया था जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम सिंह था, यह विक्रम सिंह कौन था दोस्तों? तो ये जो विक्रम सिंह थे यह अर्जुन सिंह द्वितीय के चाचा थे। ठीक है, अर्जुन सिंह द्वितीय के कौन थे? चाचा थे विक्रम सिंह, जिन्हें अर्जुन सिंह द्वितीय ने 12 गांव का जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की? अब विक्रम सिंह को जब 12 गांव की जागीर मिल जाती है तो वह सिंहभूम पीर को विस्तारित करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित करती है दोस्तों? तो इसकी राजधानी जो स्थापित की जाती है वह की जाती है सरायकेला में। ठीक है, सरायकेला खरसुआ जो वर्तमान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया? अब विक्रम सिंह ने किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार प्रारंभ किया दोस्तों? तो वह जो क्षेत्र था वह था यह तीनों, कांडू, बक्साई, ठीक है, बक्साई और गम्हरिया, ये तीनोों क्षेत्र को उन्होंने अपने कब्जा में कर अपनी सीमा का विस्तार किया था। कांडू, बक्साई और गम्हरिया। ठीक है, विक्रम सिंह ने इन तीनों, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? अब अर्जुन सिंह द्वितीय जो थे दोस्तों, इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो इनके उत्तराधिकारी जो थे वह थे अमर सिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, अब ये जगन्नाथ सिंह चतुर्थ हैं, उनके शासनकाल में पुरोहित क्षेत्र में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? अब जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे, इनके शासनकाल में पुरोहित क्षेत्र में किन जनजातियों के द्वारा उपद्रव अर्थात विद्रोह किया गया दोस्तों? तो वह जनजाति थी हो और एवं कोल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जनजाति एवं कोल जनजाति के द्वारा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पुरोहित क्षेत्र में विद्रोह किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रण करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा की मदद मांगी थी? अब हो आदिवासी, हो और कुल जो मिलकर जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के विद्रोह में खड़े होते हैं, उपद्रव फैलाना स्टार्ट करते हैं, तो इनके उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए जगन्नाथ सिंह चतुर्थ निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? तो उन्होंने जो मदद मांगी थी दोस्तों, वह छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से मदद मांगी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से। अब हो आदिवासी के उपद्रव को नियंत्रण हेतु जगन्नाथ चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? नागवंशी राजा से तो मदद मांगी थी, छोटा नागपुर के नागवंशी राजा से मांगी थी। तो उस वक्त नागवंशी राजा कौन थे दोस्तों? तो यह समकालीन भी पूछी जा सकती है कि जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समकालीन नागवंशी शासक कौन थे, या जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी शासक से मदद ली थी हो आदिवासियों के उपद्रव
से नियंत्रित करने के लिए। तो यह जो थे नागवंशी शासक दोस्तों, वह थे हमारे दर्प नारायण सिंह, नागवंशी राजा दर्प नारायण सिंह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दर्प नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों की पहली बार प्रवेश हुआ था। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार जो हमारे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश माना जाता है दोस्तों, वह सिंहभूम क्षेत्र है। कहा जाता है कि अंग्रेज झारखंड में प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र से हुए थे। और यह जो अंग्रेज सिंहभूम क्षेत्र में आए थे, पहली बार जो प्रवेश किए थे, वह कब प्रवेश किए थे दोस्तों? तो वह जो प्रवेश किए थे वह किए थे 1767 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1767 ईस्वी में। किस समय हुए थे? तो 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश आरंभ हुआ था। यह दोस्तों मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। इसके बाद भी आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से यह याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश हुआ। अब सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश हुआ। अब इसमें कुछ ऑप्शन है, उसको देख के हम लोगों को टिक लगाना है कि कौन सा सही है। अंग्रेजों द्वारा एक युद्ध जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को पराजित करने के बाद अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ सिंहभूम क्षेत्र में, वो कब हुआ? तो अंग्रेजों द्वारा एक युद्ध जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को पराजित करने के बाद अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलने हेतु इस क्षेत्र में अपने अधिकारियों को भेजने के बाद प्रारंभ हुआ। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलने हेतु इस क्षेत्र में अपने अधिकारी को भेजने के बाद। अब तीसरा ऑप्शन है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कोल लड़ाकुओं को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद। अब यहाँ पे अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद बता रहा है, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन सी, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कोल लड़ाकुओं को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद अंग्रेजों का यहाँ से प्रवेश होता है सिंहभूम क्षेत्र से। ठीक है, और सिंहभूम क्षेत्र में इनका प्रवेश कब होता है दोस्तों? तो 1768 ईस्वी में इनका प्रवेश प्रारंभ होता है सिंहभूम क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किससे मानभूम के मान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? अब मानभूम के मान वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? तो मानभूम में मान वंश के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह हमें दोनों ही शिलालेख से प्राप्त होती है। 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख से भी और 14वीं सदी के गोविंदपुर शिलालेख से भी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सी। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख से भी हमें मानभूम के मानवंशों का जानकारी पता चलता है, और 14वीं सदी के गोविंदपुर शिलालेख से भी हम लोगों को मानभूम के मानवंश का बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया था? ठीक है, 14वीं सदी का जो गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह जो किया गया था, यह किया गया था आपका कवि विद्याधर के द्वारा यह शिलालेख का निर्माण किया गया था, कवि विद्याधर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवि विद्याधर। ठीक है, 14वीं सदी में जो गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किया गया था वह कवि विद्याधर के द्वारा किया गया था। और मानभूम के मानवंशों की जानकारी हमें 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख और 14वीं सदी के गोविंदपुर शिलालेख, इन दोनों शिलालेख से हम लोगों को मानभूम के मानवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने लगभग 110 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित दोस्तों। आगे और कुछ क्वेश्चन है, लगभग 30-35 क्वेश्चन है जिसे हम लोग देखेंगे। और यह हमारा जो झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश का टॉपिक है, सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यह थोड़ी लंबी है दोस्तों, लेकिन सारे जो जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं करवा रही हूँ सारे ही
महत्वपूर्ण है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार ज़रूर देख लें ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।